आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्पार्टकस का सीजन 2, जब स्पार्टकस और उसके साथी ग्लैडिएटर अपने मालिक बतियातस को मारकर उसके लूडस से भाग जाते हैं। फर्स्ट सीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। तो हाउस ऑफ बतियातस को मुर्दा घर में तब्दील करने के बाद रोमन सैनिकों से बचने के लिए उन्हें शहर के बाहर इलाकों में एक शिविर में छिपना पड़ता है। स्पार्टकस और बाकी ग्लैडिएटर्स को पकड़ने के लिए सेपियस नाम के एक रोमन को नियुक्त किया जाता है। वहीं स्पार्टकस के मन में केवल ग्लैबर को मारने का विचार है, जबकि क्राइसस अपने खोए हुए प्यार नेविया को ढूंढना चाहता था। ग्लैबर जो अब रोमन सीनेट के साथ राजनीति में है, उसके ससुर ने उसे कैपुआ लौटने और स्पार्टकस को मारने का आदेश दिया। इलीथिया जो अब प्रेग्नेंट है, वो रोम में ही रहना चाहती है, लेकिन ग्लैबर उसे अपने साथ जबरदस्ती हाउस ऑफ बतियातस ले जाना चाहता है। हाउस ऑफ बतियातस जहाँ से वो बेमुश्किल से बचकर लौट पाई थी। उधर ओइनोमॉस एरेना में होने वाली फाइट्स को देखने वाली भीड़ में बैठा हुआ था, और जब ओइनोमॉस वहां से जाने लगा, एक आदमी उसे पहचान जाता है और उसका पीछा करता है। ओइनोमॉस समझ चुका था कि ये आदमी उसके लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उसे मार डालता है। उधर वारो की पत्नी ऑरेलिया भगोड़े जीवन से तंग आकर अपने बेटे से मिलने को बेताब थी। स्पार्टकस ने अपना सारा पैसा ऑरेलिया को दे दिया ताकि वो वापस अपने घर जा सके। स्पार्टकस ऑरेलिया को उसके बेटे से मिलाने के लिए उसे उत्तर की ओर भेजता है। इस बीच क्राइसिस ने दक्षिण में नेविया की तलाश करने के लिए एक वेश्यालय के मालिक से पूछताछ की। ग्लैबर, इलीथिया और उसके सैनिक कापुआ लौटते हैं और आज से लोडस उनका नया घर था। तभी वहां लुक्रेशिया आती है, जिसे जीवित देखकर सब चौंक गए, लेकिन वो पागल लगती है और उसे पिछला कुछ भी याद नहीं था। दूसरी ओर ओइनोमॉस स्पार्टकस और क्राइसस से अलग रहता है। वो बतियातस के घर को नष्ट करने में मदद करने के लिए अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। वो उन्हें ग्लैबर और रोमन्स की ताकत के बारे में चेतावनी देकर चला जाता है। क्राइसिस सभी से दक्षिण की ओर चलने को कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने ग्लैबर को मार दिया तो सीनेट रोमन सेना को उनके पीछे भेजेगा और वो रोमन सेना को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या रोमन सेना के मुकाबले काफी कम थी। इन सब की परवाह किए बिना स्पार्टकस अकेले ही शहर के चौराहे पर ग्लैबर को मारने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन्होंने ऑरेलिया को पकड़ लिया है और वो बुरी तरह घायल थी। और जैसे ही ग्लैबर उसे मारने वाला था, स्पार्टकस ग्लैबर और उसके सैनिकों से भिड़ जाता है। स्पार्टकस की मदद के लिए क्राइसिस और बाकी ग्लैडिएटर्स भी आ गए थे। लुक्रेशिया को जिंदा देख क्राइसिस शॉक्ड हो गया। वहीं लुक्रेशिया को भी सब कुछ याद आ चुका था, जिसके बाद ग्लैडिएटर्स ऑरेलिया को लेकर वहां से भाग गए। इसके बाद ऑरेलिया स्पार्टकस से मरने से पहले उसके बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। उसे लगता है कि स्पार्टकस ही उसके पति और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। अब स्पार्टकस क्राइसिस से कहता है कि उन्हें नेविया की तलाश के लिए दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए। फिलहाल ग्लैबर को मारने का अपना इरादा वो बदल चुका था। जिसके बाद हम ओइनोमॉस को देखते हैं, जो अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहा है। लूडस में ट्रेनिंग देने से पहले वो पिट्स में फाइट लड़ा करता था, जहां से उसे बतियातस के पिता टाइटस खरीद कर अपने लूडस में ले आए थे। ओइनोमॉस अब वापस से पिट्स में लड़ते हुए दिखाई देता है और वहां उसे आसुर ने देख लिया, जो हाउस ऑफ बतियातस में हुए नरसंहार से बच गया था। उधर स्पार्टकस और उसके ग्लैडिएटर दक्षिण की ओर आ जाते हैं और एक अमीर रोमन के विला पर कब्जा कर लेते हैं, जहां नेविया को बेचा गया था। सभी गार्ड्स को मारने के बाद क्राइसिस मालिक को घर के अंदर ले जाता है और उससे नेविया के बारे में पता लगाकर उसको मार देता है। वहीं सभी गुलामों को स्पार्टकस आजादी का पाठ पढ़ाकर उनके ग्रुप में शामिल होने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ इलीथिया स्पार्टकस के साथ हुए रोमांस के बारे में सोच कर एक्साइटेड हो रही थी। भले ही वो उसे नफरत करती थी, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस उसे स्पार्टकस के साथ हुआ, वैसा ग्लैबर के साथ कभी नहीं हुआ था। वही उस विला का एक गुलाम, जिसका नाम नासिर है, वो स्पार्टकस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इस घर में उसकी स्थिति बाकी गुलामों से बेहतर थी। वो अपने मालिक का निजी गुलाम था। इस घटना के बाद स्पार्टकस को एहसास हुआ कि वो इन गुलामों के शरीर को तो आजाद कर सकता है, लेकिन उनके दिमाग को बंधन से मुक्त करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उधर बाजार में लुक्रेशिया को एक नकाबपोश अजनबी से एक नोट मिलता है, जिसके बाद सेपियस ग्लैबर के पास आता है तो ग्लैबर उससे स्पार्टकस को मिलकर पकड़ने की बात करता है, लेकिन सेपियस ग्लैबर का मजाक उड़ाने लगा। जिसके बाद उसी रोमन आदमी के घर कुछ रोमन सैनिक आते हैं। उनके आते ही सब लोग छुप गए।
नासिर उनसे बात करने लगता है। वो लोग असल में सीपीएस के सैनिक थे। उन सैनिकों ने जब नासिर के गले में पट्टा नहीं देखा, उन्हें थोड़ा सा शक होता है। तभी ग्लैडिएटर्स उन पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसुर ओइनोमॉस को पकड़ के ग्लैबर के पास ले आया। आसुर को जिंदा देख लुक्रेशिया को थोड़ी राहत मिली। उधर स्पार्टकस और उसके ग्रुप ने खतरनाक खदानों में भेजे जा रहे गुलामों को आजाद कर दिया। एक गुलाम व्यापारी अपनी अंतिम सांसों में एग्रॉन और नासिर को बताता है कि नेविया जिंदा है और खदानों में काम कर रही है। एग्रॉन जो मानता है कि नेविया को आजाद करने की कोशिश में उन सभी की मौत हो सकती है, वो क्राइसिस से झूठ बोलता है कि नेविया मर चुकी है। इस झूठ ने क्राइसिस को दुख से भर दिया। वहीं कापुआ में आसुर स्पार्टकस और उसके आदमियों के बारे में जानकारी पाने के लिए ओइनोमॉस को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन ओइनोमॉस उसे कुछ भी नहीं बताता। लुक्रेशिया आसुर को दूसरे तरीके अपनाने को कहती है, जिसके बाद आसुर ओइनोमॉस को उसकी पत्नी मेलिटा के उसके सबसे करीबी दोस्त गैनिकस के साथ संबंध के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन ओइनोमॉस अनजाने में स्पार्टकस और बाकी लोगों के नेविया की तलाश में दक्षिण की ओर जाने के उद्देश्य का खुलासा कर देता है। वहीं क्राइसिस को नासिर बता देता है कि नेविया जिंदा है। एग्रॉन ने उससे जानबूझकर झूठ बोला था। एग्रॉन नेविया के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो अपने ग्रुप के साथ माउंट वेसुवियस चला गया। स्पार्टकस, क्राइसिस और बाकी बचे लोग खदानों में जाते हैं। खुद को गुलाम और गार्ड्स के रूप में छिपाकर वो नेविया की तलाश में खदानों में घुस गए। हालांकि ग्लैबर ने अपने सैनिकों को आसुर के साथ उन्हीं खदानों में भेजा था और वो कुछ ही देर बाद वहां पहुंच भी जाते हैं। आसुर गार्ड के रूप में स्पार्टकस के 2 आदमियों को पहचान लेता है और उन्हें मार डालता है। सैनिक उनका पीछा करते हुए खदानों में घुस जाते हैं। क्राइसिस को नेविया आखिरकार मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। क्राइसिस सैनिकों से लड़ता है ताकि नेविया और उसके साथ ही भाग सके, लेकिन आसुर ने उस पर वार कर दिया, जिससे क्राइसिस बेहोश हो जाता है। उधर स्पार्टकस मीरा और नेविया के साथ जंगल में छिपा हुआ था। रोमन सैनिक उनके पीछे हैं। नेविया डर की वजह से चिल्लाते हुए भागने लगी। रोमन सैनिक उसकी तरफ अपना भाला फेंकने ही वाला था कि स्पार्टकस उस सैनिक को मार डालता है। स्पार्टकस और उसके साथी सैनिकों से भिड़ गए। सभी रोमन सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन इसमें स्पार्टकस के भी कुछ साथियों की जान चली गई थी। फिर हम सीपिया को लुक्रेशिया के साथ देखते हैं, जो सीपीएस की बहन है। सीपिया शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और इस बारे में लुक्रेशिया से सलाह लेती है। लुक्रेशिया उसे वेरोनियस का नाम सुझाती है, जो कि एक रईस रोमन है। उधर क्राइसिस और उसके 2 और साथियों को ग्लैबर के सामने लाया गया, लेकिन स्पार्टकस को ना पाकर वो निराश होता है। क्राइसिस की हालत देख लुक्रेशिया को काफी खुशी होती है। क्राइसिस और उसके साथियों को कालकोठरी में डाल दिया गया, जहां उसे ओइनोमॉस मिलता है। क्राइसिस उसे बताता है कि नेविया जिंदा है, लेकिन ओइनोमॉस को अब औरतों पर विश्वास नहीं रहा, वो भी तब जब खुद उसकी पत्नी ने उसके दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ धोखा किया हो। उधर रोमन सैनिक एक बार फिर से स्पार्टकस और बाकी साथियों पर हमला कर देते हैं, जिसमें नासिर घायल हो गया। इस बीच ग्लैबर वेरेनियस, जो कि उसका राजनीतिक फ्रेंड भी है, उसके सम्मान में एक पार्टी रखता है, जिसका आइडिया उसे इलिथिया ने दिया था। और उस पार्टी में क्राइसिस और ओइनोमॉस को लूडस में लड़वा कर एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया जाता है। वहीं सीपिया वेरोनियस के साथ फ्लर्ट करने लगी। उसकी ये हरकत सीपीएस और इलिथिया को पसंद नहीं आती, क्योंकि सीपीएस सेपिया को पसंद करता था। उनके आपस में नाजायज संबंध थे। ग्लैबर और इलिथिया के संबंध भी अब पहले जैसे नहीं रहे। गुस्से में इलिथिया अपनी शादी को तोड़ने और वेरोनियस को अपना नया पति बनाने का सोच रही है, जिसके बाद एक गुलाम को काफी टॉर्चर किया जाता है। वेरेनियस सीपिया से उस गुलाम को मारने के लिए कहता है, लेकिन सेपिया ने जैसे ही उस गुलाम से नजरें मिलाई, वो उसे मारने से मना कर देती है। उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि ये सब गलत है, लेकिन तभी इलिथिया उसे तलवार छीनकर उस गुलाम को मार डालती है, ताकि वेरेनियस को इम्प्रेस कर सके। इस तरह सीपिया का वेरोनियस की दुल्हनिया बनने का सपना तो टूट गया। सीपीएस उसे सहारा देता है, उसे किस करता है और फिर उसे वो सन्नाटे में ले गया। ग्लैबर उन्हें एक साथ जाते हुए देख लेता है, जिसके बाद इलिथिया वेरोनियस से चिपक जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। वो उसे लालच देती है कि ये शादी उसके पॉलिटिकल करियर के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। वेरोनियस भी इलिथिया के इरादे समझ उसे सेटिस्फाई करने लगा। अब ग्लैबर का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा था, जिसके बाद इलिथिया अपने पिता के पास आई, लेकिन लुक्रेशिया को अपने पिता के साथ इंटीमेट होता देख दंग रह गई। बाद में वो लुक्रेशिया को जोरदार चाटा मारती है, लेकिन लुक्रेशिया बताती है कि उसने ऐसा केवल इलिथिया के साथ की गई पिछली गलतियों को सुधारने के लिए किया है और साथ ही वो वेरोनियस की पत्नी बनने में उसकी मदद करेगी।
उधर अब बस स्पार्टकस, मीरा, नासिर और नेविया ही जिंदा बचे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ लोग उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए और वो लोग एग्रॉन और उसके बाकी साथी थे जो उनकी मदद करने वापस आ गए थे। रात बिताने के उद्देश्य से स्पार्टकस और उसके साथी एक टूटे हुए मंदिर में आ गए, जहाँ स्पार्टकस का सामना लूशियस से होता है जो कि एक रोमन है और कई साल पहले सुल्ला द्वारा छिड़े गए गृह युद्ध के कारण रोम से उसका दिल भर गया था। लूसियस उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देता है और बताता है कि अफवाहें फैली हुई हैं कि स्पार्टकस और उसके साथी मारे जा चुके हैं। वो स्पार्टकस को ये भी बताता है कि उसके साथियों में से 3 को कल एरेना में मार दिया जाएगा, जिनमें से एक क्राइसिस है। स्पार्टकस क्राइसिस को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसे बचाने का एक प्लान बनाता है जिसमें वो कापुआ के एरेना में जाकर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ इलीथिया जो वेरोनिया से शादी करना चाहती है, लेकिन इस शादी के लिए उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे से छुटकारा पाना होगा। लुक्रेशिया उसे अबॉर्शन कराने से मना करती है क्योंकि इस वजह से उसे कई दिनों तक ब्लीडिंग होने के चांसेस थे। ये सुन इलीथिया उसकी बात मान गई। बाद में लुक्रेशिया आसुर के पास आई जिसे स्पार्टकस को ना पकड़ पाने की वजह से बंदी बना लिया गया था। वो उसके जरिए इलीथिया की अबॉर्शन वाली बात ग्लैबर तक पहुंचाना चाहती थी। आसुर ने उसका ये काम कर दिया। ग्लैबर को वो दवा भी मिल गई जिसे पीकर इलीथिया अपना अबॉर्शन करना चाहती थी। अब यहाँ इलीथिया ग्लैबर को बता देती है कि उनके बीच का प्यार तो कब का खत्म हो चुका है और अब वो उसके साथ अपनी शादी भी खत्म करना चाहती है। यहाँ वो वेरोनियस के साथ शादी करने की अपनी योजना का खुलासा भी कर देती है और कहती है कि आज आखिरी बार वो एरेना के मंच पर पति पत्नी की तरह बैठेंगे। इस धोखे से ग्लैबर को काफी धक्का पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टकस अपने साथियों के साथ एरेना में घुसपैठ कर चुका था और वो एक एक करके गार्ड्स को मारकर उनकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो गार्ड्स के कपड़े पहनकर गेट पर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर गैनिकस आता है। गैनिकस को ओइनोमॉस के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी थी। स्पार्टकस को जब पता चला कि गैनिकस भी हाउस ऑफ बतियातस का चैंपियन था, वो उसे अपने भाइयों यानी ओइनोमॉस और क्राइसिस के अगेंस्ट लड़ने से मना करता है, लेकिन गैनिकस को तो सिर्फ लड़ाई जीतने से ही मतलब था। प्राइमस की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मीरा को एरेना की नींव पर आग लगाने का काम सौंपा गया है। उधर एरेना में लड़ते हुए स्पार्टकस का एक साथी मारा गया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार एरेना में आग लग जाती है और इस आग में काफी सारे लोग समा गए या फिर भागने लगे। स्पार्टकस और एग्रॉन ग्लैडिएटरों और गार्डों पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। स्पार्टकस की नजर ग्लैबर पर पड़ती है और वो ग्लैबर पर भाला फेंकता है, लेकिन ग्लैबर बच गया। लेकिन उस भाले से ग्लैबर के पीछे खड़े कॉस्टिटियस की मौत हो जाती है। गैनिकस भी स्पार्टकस के साथ मिल चुका था और वो क्राइसिस और ओइनोमस के साथ वहां से भाग जाते हैं। एरेना अब पूरी तरह ढह चुका था। ग्लैबर अपने ससुर सेनेटर एल्बेनियस को गिरे हुए बीम के नीचे फंसा हुआ पाता है। वो ग्लैबर से मदद मांग रहे थे, लेकिन वो अपने ससुर को नहीं बचाता बल्कि उल्टा उसे मार डालता है। जब वो बाहर आया, इलीथिया अपने पिता के बारे में पूछती है। ग्लैबर उसे झूठ बोलता है कि उसके पिता को स्पार्टकस ने मार डाला और अब वो हमेशा शादीशुदा रहेंगे। ये सुन वेरेनियस वहां से चला गया। ग्लैबर समझ चुका था कि अगर इलीथिया और वेरोनियस की शादी हो जाती तो उससे उसकी पोजीशन छिन जाती। वो सड़क पर आ जाता जैसा कि इलीथिया ने प्लान बनाया था। घायल ओइनोमॉस और क्राइसिस को बचाकर स्पार्टकस मंदिर में वापस लौट आता है, लेकिन ओइनोमॉस अभी भी बेहोश है। नेविया क्राइसिस को जिंदा देख काफी खुश होती है। दूसरी तरफ इलीथिया अपने पिता की मौत से काफी दुखी है। ग्लैबर अभी भी गुस्से में था। इलीथिया आंसू बहाकर अपने की माफी मांग रही है, लेकिन ग्लैबर अब उस पर कोई दया नहीं दिखाना चाहता। तभी वहां रोमन सैनिक आ जाते हैं और ग्लैबर को बताते हैं कि स्पार्टकस अभी तक उनके हाथ नहीं आया है। आंसू ग्लैबर से कहता है कि स्पार्टकस कोई साधारण स्लेव नहीं है, उसे पकड़ना इन रोमन सैनिकों के बस की बात नहीं। ये सुन ग्लैबर उसे रोमन सैनिकों से मुकाबला करने को कहता है। वो देखना चाहता है कि क्या वो उसके रोमन सैनिकों के आगे टिक सकता है या नहीं। आंसू और रोमन सैनिकों के बीच मुकाबला होने लगा। कुछ ही देर में आंसू ने रोमन सैनिकों को हरा दिया और खुद को ग्लैबर के सामने प्रूफ कर दिया, लेकिन लुक्रेशिया खुश नहीं थी। वो आंसू को काबू करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि वो अभी भी उसका गुलाम है, लेकिन आंसू समझ चुका है कि लुक्रेशिया अब उसके किसी काम की नहीं। वो गुस्से में उसका रेप कर देता है। उधर क्राइसिस और नेविया इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन नेविया अपनी पिछली भयानक यादों से उबर नहीं पाई थी। वहीं स्पार्टकस एक मैप की मदद से रोमन्स पर हमला करने की योजना बना रहा था।
तभी वहाँ गैनिकस आ जाता है। स्पार्टकस उसे अपने प्लान में शामिल करना चाहता था, लेकिन गैनिकस को उसका प्लान और ये विद्रोह बेवकूफ़ी भरा लगा। दूसरी तरफ इलिथिया लुक्रेशिया के साथ मिलकर ग्लैबर का प्यार और विश्वास वापस जीतने की योजना बना रही है। वहीं ग्लैबर सीपीएस के साथ मिलकर स्पार्टकस और बाकी गुलामों को ढूंढना चाहता है और उसकी सेना में शामिल होने की बात करता है, लेकिन सीपीएस ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मना कर दिया। स्पार्टकस को मात देने के लिए ग्लैबर ने आसुर को सबसे खतरनाक ग्लैडिएटर को लाने का आदेश दिया, जिसे एक खाली कुएं के अंदर रखा गया था। वहीं लूशियस बाकी लोगों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दे रहा था। वहां एक लड़की चादरा, जो उस रोमन विला में गुलाम थी, वो अपने लिए आशिक की तलाश में है, लेकिन उसे कोई भी खास नहीं डालता। मीरा उसे सुझाव देती है कि उसे अपनी टांगे खोलने के बजाय टांगे तोड़ने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उधर ओइनोमॉस को भी होश आ जाता है। गैनिकस उससे मिलने आया। ओइनोमॉस गैनिकस को बताता है कि वो दोनों कभी भाई थे और मेलिटा के साथ विश्वासघात आसानी से भुलाया या माफ नहीं किया जा सकता। वहीं जिस नक्शे पर स्पार्टकस और एग्रॉन अपनी योजना बना रहे थे, वो नक्शा और उनके पैसे दोनों ही गायब हैं, जिसका आरोप गैनिकस पर लगाया जाता है। स्पार्टकस और गैनिकस के बीच लड़ाई होने लगी। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन तभी मीरा ने चादरा पर तीर चला दिया, जो हाथ में नक्शा और सिक्के लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी इस ग्रुप में कोई जगह नहीं है। स्पार्टकस गैनिकस से माफी मांगता है, जिसके बाद गैनिकस भी वहां से चला गया। उधर दूसरी तरफ ग्लैबर ने आसुर की मदद से सीपीएस और उसके घर में मौजूद सभी लोगों और गुलामों को मार डाला। वो आसुर से सभी गुलामों की लाश ठिकाने लगाने को कहता है, ताकि इस हत्याकांड का दोष उन गुलामों पर डाल सके। ग्लैबर के जाने के बाद आसुर सीपीएस का सोने का बाजूबंद चुरा लेता है, जिसमें जुड़वा सांप बने हुए थे। उधर नेपोली शहर के बंदरगाह में स्पार्टकस, एग्रॉन और लूशियस खुद को अमीर रोमनों के रूप में पेश करते हैं, जो गुलामों की एक नई खेप खरीदने आए थे। ये सभी गुलाम उत्तर के जर्मनिक जनजाति के थे। एग्रॉन गुलामों से उनकी मातृभाषा में बात करने लगा और एक रोमन गार्ड, जो उनकी भाषा समझता था, उसे सुन लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस हमले में सभी गार्ड्स मारे जाते हैं और उन सभी गुलामों को आज़ाद करके एग्रॉन उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। वहीं ग्लैबर इलिथिया से बदला लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो उसकी निजी दासी थेरेसा को क्रूसीफाई कर देता है, ये आरोप लगाकर कि वो स्पार्टकस के विद्रोह के बारे में कानाफूसी करके रोमन्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, और उसकी इस झूठ में इलिथिया को उसका साथ देना पड़ा। उधर एग्रॉन के लोगों ने भी स्पार्टकस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन क्राइसिस और स्पार्टकस को ये डर है कि वो लोग स्पार्टकस की बात सुनेंगे या एग्रॉन की, क्योंकि एग्रॉन उनकी मातृभाषा जानता था, जबकि क्राइसिस और स्पार्टकस के लोग नहीं। उधर आसुर अब लुक्रेशिया के साथ रोज ही रेप करने लगा। उसे लगता है कि वो उसके लिए रोमांटिक भावनाएं रखने लगी है। बाद में उसने लुक्रेशिया को एक लाल विग गिफ्ट की, जैसा विग वो पहले पहना करती थी। इस बीच कापुआ में ग्लैबर ने सीपीएस के आदमियों को अपने साथ मिला लिया। वहीं सीपीएस की बहन सेपिया भी ग्लैबर के काफी करीब आ गई थी और इलिथिया को ये समझ आ चुका था कि ग्लैबर के लिए अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। सेपिया अपने भाई की मौत के बाद पॉम्पे अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहती थी, लेकिन ग्लैबर उसे यहीं लूडस में रहने के लिए कहता है। ये सुन इलिथिया काफी शॉक्ड हो गई। वो उन दोनों की नजदीकियों को अच्छे से भाप चुकी थी। इलिथिया को लगने लगा था कि उसने ग्लैबर को बहुत जल्दी कमजोर समझ लिया, और वो ये भी जानती है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो ग्लैबर उसे कब का मार देता। उधर हम गैनिकस को ब्रॉथल में एक वैश्या के साथ देखते हैं। उस वैश्या को लगता है कि स्पार्टकस का विद्रोह बिल्कुल ठीक है, लेकिन गैनिकस को लगता है कि इसमें कई मासूम गुलामों की जानें जा रही हैं। वो उस वैश्या से रूम छोड़कर उसके साथ भाग चलने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ आसुर आ गया। आसुर के कहने पर गैनिकस ग्लैबर से मिलने के लिए विला में जाता है। ग्लैबर चाहता है कि स्पार्टकस को पकड़ने में वो उसकी मदद करे, लेकिन गैनिकस ने मना कर दिया। ग्लैबर कहता है कि कुछ दिनों में एक बार फिर वो उससे उसका डिसीजन पूछेगा, शायद वो अपना मन बदल ले। गैनिकस के जाने के बाद वो आसुर को आदेश देता है कि अगर गैनिकस कापुआ छोड़ने की कोशिश करे तो उसे मार दिया जाए। वहीं लुक्रेशिया इलिथिया के साथ है और अपनी कलाई काट कर खून को इलिथिया के शरीर पर लगा देती है, जिसके बाद हम इलिथिया को खून से सना हुआ देखते हैं। ग्लैबर से पूछता है कि क्या हुआ। लुक्रेशिया कहती है कि अगर इलिथिया कापुआ में रही तो उनके आजन्मे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है।
इस प्लान में लुक्रेशिया ग्लैबर को ये सोचकर बेवकूफ बनाती है कि इलीथिया को रोम वापस चले जाना चाहिए ताकि देवता उनके आज जन्मे बच्चे को आशीर्वाद दे सके। और ग्लैबर उसकी इस चाल में फंस भी गया और इलीथिया को रोम वापस भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह इलीथिया का रोम जाने का सपना पूरा होने वाला था। लुक्रेशिया भी इलीथिया के साथ रोम जाने की बात करती है, लेकिन इस वजह से आसुर का लुक्रेशिया के साथ मजे करने का प्लान में बाधा आ सकती थी, इसलिए वो ग्लैबर से लुक्रेशिया को रोम भेजने से मना कर देता है, ये कहकर कि लुक्रेशिया की गैर मौजूदगी कापुआ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। उधर ओइनोमास भी स्पार्टकस के साथ मिल चुका था, लेकिन जब एग्रॉन अपने नए साथियों के साथ अकेले शिकार पर चला गया, स्पार्टकस और क्राइसिस को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आती। बाद में गैनिकस देखता है कि उसकी वैश्या दोस्त को ग्लैबर ने क्रॉस पर लटका कर मार दिया था, क्योंकि वो स्पार्टकस के बारे में कानाफूसी कर रही थी। उसकी मौत गैनिकस के लिए एक झटका थी। ग्लैबर ने जानबूझकर गैनिकस को हर्ट करने के लिए ऐसा किया था। तभी उसके पास लुक्रेशिया आती है और गैनिकस को ग्लैबर को मारने और इस खूनी खेल को खत्म करने के लिए कहती है। वो बताती है कि इलीथिया आज रात रोम के लिए निकलने वाली है, उसके साथ आधे से ज्यादा गार्ड्स होंगे। वो गैनिकस से मौके का फायदा उठाकर आज रात ग्लैबर का काम तमाम करने की बात करती है और सारा इल्जाम स्पार्टकस के ऊपर जाएगा, क्योंकि स्पार्टकस अपनी वाइफ की मौत का बदला ग्लैबर से लेना चाहता था। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि इलीथिया रोम के लिए निकल रही है, लेकिन उसके जाने से पहले लुक्रेशिया उसे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है कि आज रात गैनिकस ग्लैबर को खत्म कर देगा। ये सुन इलीथिया खुशी खुशी रोम के लिए निकल पड़ी। उधर जब सेड्यूलस नेविया का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो नेविया उसे चाकू मार देती है और मदद के लिए आवाज देती है। एग्रॉन सेड्यूलस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेड्यूलस उसे ही मारने लगा। क्राइसिस, जिसे कुछ नहीं पता था, वो उन दोनों की फाइट एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी नेविया क्राइसिस को आवाज देती है। क्राइसिस उसकी हालत देख समझ गया कि क्या हुआ था और फिर वो सेड्यूलस से भिड़ जाता है। क्राइसिस और स्पार्टकस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सेड्यूलस जब एग्रॉन को मारने ही वाला था, स्पार्टकस बीच में आकर उसे बेरहमी से मार देता है। सेड्यूलस जैसे एक सांड को मारने की वजह से जर्मन्स की नजर में स्पार्टकस एक महान योद्धा बन चुका था और इसके साथ ही एग्रॉन के कबीले के लोग स्पार्टकस का साथ देने की शपथ लेते हैं। उधर हम सीपिया को ग्लैबर के कमरे में देखते हैं, जहां वो ग्लैबर के साथ इंटीमेट हो रही थी। कुछ देर बाद वहां एक रोमन सैनिक आता है और ग्लैबर को एक बुरी खबर मिलती है कि रोम के रास्ते पर इलीथिया की गाड़ी पर हमला हुआ है, जिसमें सभी रोमन सैनिक मारे जा चुके थे। गाड़ी में सिर्फ आसुर के एक गुर्गे की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन पर उन्हें गैनिकस की तलवार घुपी हुई मिली। आसुर कहता है कि गैनिकस अपना डिसीजन ले चुका है। उधर हम गैनिकस को इलीथिया की आंखों पे पट्टी बांधे उसे जंगल में ले जाते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे कोई आते हुए दिखता है। गैनिकस इलीथिया की आंखों से पट्टी हटा उसे धमकी देकर नॉर्मल रहने के लिए बोलता है। फिर उनके पास गांव के कुछ लोग आके पूछताछ करने लगे। गैनिकस इलीथिया को अपनी पत्नी बताता है, लेकिन इलीथिया उन लोगों को सब कुछ बताने लगती है, तो गैनिकस उन लोगों को मार डालता है। वो इलीथिया को स्पार्टकस के पास लाकर उसे अपना बदला लेकर सब खत्म करने को कहता है। स्पार्टकस उन्हें लेकर उसी मंदिर में आ गया और इलीथिया को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ ग्लैबर उसी ब्रॉथल में जाकर उसके मालिक से गैनिकस के बारे में पूछताछ कर रहा था। ब्रॉथल का मालिक बताता है कि जो लड़की गैनिकस के बारे में जानती थी, उसे ग्लैबर के आदमियों ने क्रूसीफाई करके मार डाला और अब गैनिकस कहाँ है कोई नहीं जानता। ये सुन ग्लैबर उस आदमी को मार कर आसुर से गैनिकस के बारे में पता लगाने का ऑर्डर देकर चला जाता है। उधर इलीथिया अपने जीवन और अपने आजन्मे बच्चे के लिए जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो स्पार्टकस को बताती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा ग्लैबर का नहीं बल्कि स्पार्टकस का अपना बच्चा है। इलीथिया उसे बताती है कि स्पार्टकस के साथ संबंध बनाने के बाद से ही वो प्रेग्नेंट हुई थी। ये सुनने के बाद स्पार्टकस उसे मारने के अपने इरादे को छोड़ देता है। गैनिकस उसके पास आया और पूछता है कि क्या उसने इलीथिया को मार डाला। स्पार्टकस कहता है कि वो ग्लैबर नहीं है जो अपने मतलब के लिए किसी की जान ले ले। गैनिकस यहाँ उसे बताता है कि स्पार्टकस का नाम लेने की वजह से कई मासूम लोगों को ग्लैबर मार रहा है।
वो उसके लिए इतना जोखिम उठाकर इलिथिया को उसके पास लाया और वो अब पीछे हट रहा था। उधर लुक्रेशिया सीपिया को फिर से वेरेनियस को पटाने के लिए बोल रही थी, लेकिन सीपिया की नजर अब ग्लैबर पर है। वही स्पार्टकस मीरा को बताता है कि इलिथिया के पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। मीरा को लगता है कि ये सब इलिथिया अपनी जान बचाने के लिए कह रही है, लेकिन स्पार्टकस कहता है कि ये सच है। उधर आसुर एक बार फिर लुक्रेशिया के साथ जबरदस्ती करता है और लुक्रेशिया की नजर सीपीएस के उस बाजूबंद पर गई जो आसुर ने मरे हुए सीपीएस के पास से चुराया था। वही मीरा इलिथिया के पास आकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्पार्टकस आकर उसे बचा लेता है। दूसरी ओर लुक्रेशिया सेपिया से उसके भाई की मौत के बारे में बात करने ही वाली थी कि ग्लैबर के सैनिक वहां आ जाते हैं। लूशियस ग्लैबर के पास स्पार्टकस का एक मैसेज लेकर आया था। मैसेज ये था कि हथियारों और कवच से भरी गाड़ी के बदले वो इलिथिया को छोड़ देंगे और अगर ग्लैबर ने चालाकी करने की कोशिश की तो इलिथिया और उसके बच्चे को मार दिया जाएगा। लूशियस के जाने के बाद ग्लैबर अपने सैनिकों से हथियार और कवच से भरी गाड़ी तैयार करने को कहता है और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। नायक और खलनायक के बीच तीखी नोकझोंक के बाद स्पार्टकस को ग्लैबर के विश्वासघात का पता चला, जो उस गाड़ी में हथियार लाने के बजाय आसुर और अपने भाड़े के सैनिकों को लाया था, जिसमें एक शक्तिशाली और घातक मिस्र का योद्धा भी शामिल है। जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्लैबर को भी एक तीर लग गया था। ग्लैबर के आदमी स्पार्टकस और उसके लोगों पर भारी पड़ते हैं। लूशियस उन्हें वहां से जाने को कहता है, ये कहकर कि वो सब संभाल लेगा। स्पार्टकस अपने लोगों के साथ वहां से भाग गया, लेकिन इस लड़ाई में लूशियस उस मिस्र के योद्धा के हाथों मारा जाता है। ग्लैबर वापस लूडस आ गया। लुक्रेशिया आखिरकार सेपिया को बता देती है कि उसके भाई की हत्या ग्लैबर ने की है। बाद में हम स्पार्टकस को इलिथिया के साथ जंगल में देखते हैं, ये बताने के बाद कि ग्लैबर का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था और जैसा प्यार वो अपनी पत्नी सूरा से करता था वैसा ग्लैबर इलिथिया से नहीं करता। ये कहने के बाद स्पार्टकस उसे जंगल में अकेला छोड़कर चला गया। बाद में हम देखते हैं कि कुछ रोमन सैनिकों ने मंदिर में सो रहे लोगों पर हमला कर दिया है, इसलिए स्पार्टकस के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वो असल में स्पार्टकस, क्राइसिस और कुछ और लोग थे जो उनका टेस्ट ले रहे थे कि अगर रोमन्स ने उन पर सच में हमला कर दिया तो वो क्या इस हमले के लिए तैयार है। ये सुन ओइनोमोस उसे यकीन दिलाता है कि अगली बार से वो सतर्क रहेंगे। वहीं सीपिया को जब ये पता चल चुका है कि ग्लैबर ने ही उसके भाई की हत्या की है, वो उसके पास जाने से कतराने लगी थी और बदला लेने की सोच रही थी, लेकिन ग्लैबर उसके पास आकर उसे किस करने लगा। तभी लूडस में इलिथिया बुरी हालत में वापस लौटती है। उसकी हालत में सुधार आने के बाद ग्लैबर उससे पूछता है कि उसे कहाँ कैद करके रखा गया था। इलिथिया को जो जो याद था उसने सब कुछ बता दिया। ग्लैबर जानना चाहता है कि वो जिंदा कैसे बची। इलिथिया बताती है कि स्पार्टकस ने कहा कि मेरी जान लेने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। तभी इलिथिया को याद आया कि उसने सेपिया को ग्लैबर की बाहों में देखा था। वो कहती है कि स्पार्टकस ने ठीक ही कहा था कि मेरी जान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो ग्लैबर से पूछती है कि क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। ग्लैबर कहता है कि एक बार उसने भी यही सवाल पूछा था और इलिथिया ने जो जवाब दिया था वही आज उसका जवाब है, मतलब उनके बीच अब कुछ नहीं बचा। वहीं स्पार्टकस भी मीरा से यही कह रहा था कि वो उसके लिए वैसा फील नहीं करता जैसा अपनी पत्नी सूरा के लिए करता था, लेकिन मीरा स्पार्टकस से प्यार करती है और स्पार्टकस की बातें सुन उसे काफी बुरा लगा। उधर इलिथिया ने भी लुक्रेशिया को बता दिया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा स्पार्टकस का है। ये सुन लुक्रेशिया दंग रह गई। लुक्रेशिया इलिथिया को बताती है कि सीपिया जान चुकी है कि उसके भाई की हत्या ग्लैबर ने की थी और वो अब बदले की आग में जल रही है। ये सुन इलिथिया खुश होने के साथ साथ शॉक्ड भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सीपीएस का खून ग्लैबर ने किया है। वहीं ग्लैबर आशुर के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्पार्टकस ने इलिथिया को कहाँ रखा था, और जो डिस्क्रिप्शन इलिथिया ने उसे बताया था वो सुनने के बाद आशुर समझ गया कि स्पार्टकस और बाकी विद्रोही उसी मंदिर में छिपे हैं। ये जानकर ग्लैबर आज रात को उन पर हमला करने को बोलता है और अगर स्पार्टकस मारा गया तो आशुर जो चाहता है ग्लैबर उसे वो देने का वादा करता है। आशुर लुक्रेशिया को बताता है कि स्पार्टकस की मौत के बाद ग्लैबर ने उसे वादा किया है कि वो जो चाहता है उसे मिल जाएगा। अब आसुर को फ्रीडम और ये लूडस तो चाहिए ही था, साथ ही साथ उसे लुक्रेशिया के साथ शादी भी करनी है। ये सुन लुक्रेशिया काफी परेशान हो जाती है।
जिसके बाद हम वेरोनियस को कापुआ में देखते हैं, जो ग्लेबर को बताता है कि सीनेट का आदेश है कि ग्लेबर को कापुआ छोड़कर रोम वापस लौट आना चाहिए, लेकिन ग्लेबर स्पार्टकस को मारे बिना वापस नहीं लौटना चाहता। यहाँ हमें पता चला कि वेरोनियस असल में सेपिया के बुलाने पर ही यहाँ आया है, लेकिन ग्लेबर के गलत कामों और हत्याओं के पुख्ता सबूत ना दिए जाने पर वो सेपिया पर गुस्सा होता है। सेपिया को एहसास हुआ कि वेरोनियस को यहाँ बुलाना फिजूल था, जिसके बाद लुक्रेशिया सेपिया को ग्लेबर की हत्या करने के लिए मनाने की कोशिश करती दिखी। इसके पीछे उसका अपना मतलब था, वो ये कि अगर ग्लेबर मर गया तो वो भी आसुर की गुलामी से आजाद हो जाएगी। अब सेपिया ग्लेबर को मारने के इरादे से उसके पास आई। ग्लेबर को कोई अंदाजा नहीं है कि सेपिया जान चुकी है कि वो ही उसके भाई का कातिल है। सेपिया ने अचानक ग्लेबर पर हमला कर दिया और जैसे ही वो उस पर चाकू घोंपने वाली थी, इलीथिया आकर उसे रोक देती है और उसी चाकू को सेपिया के दिल में घुसाकर बाद में उसका गला काट कर उसे मार डालती है। बाद में ग्लेबर और इलीथिया अपने रिश्ते के बारे में समझदारी से बात करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम वेरोनियस और ग्लेबर की सेनाओं को मंदिर के पास देखते हैं, जो स्पार्टकस और उसके लोगों पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन स्पार्टकस सेना भी पहले से तैयार थी। वो रोमन सेना का बहादुरी से मुकाबला करके आधी से ज्यादा सेना को मार डालते हैं। स्पार्टकस वेरोनियस को पकड़ लेता है और उसे मंदिर ले आता है, जहाँ वेरोनियस अपनी सेना को हथियार डालने का आदेश देता है। वेरोनियस को देख क्राइसिस उसे मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ग्लेबर के सैनिक मंदिर पर आके गोले फेंकने लगे और एक आग के गोले की चपेट में आकर वेरोनियस की मौत हो जाती है। ग्लेबर, उसके आदमी और आसुर मंदिर पर धावा बोलते हैं। स्पार्टकस सुरंगों का उपयोग करके अपने आदमियों को भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले आइनोमॉस ने मिस्र के लड़ाके से लड़ते हुए अपनी बाईं आंख खो दी। स्पार्टकस के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। बचे हुए लोग सुरंगों से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें सामने से रोमन सैनिक आते हुए दिखाई दिए। कोई और रास्ता ना होने के कारण वो सब माउंट वेसुवियस की खड़ी पहाड़ी पर जाने का फैसला करते हैं। ग्लेबर अपनी सेना को उनके पीछे जाने से मना कर देता है और माउंट वेसुवियस को घेरने का फैसला करता है, ताकि भूख और प्यास से परेशान होकर स्पार्टकस और बाकी लोगों को नीचे आने के लिए मजबूर किया जा सके और तब वो उन्हें मार देंगे। अब हम स्पार्टकस और उसके साथियों को माउंट वेसुवियस की पहाड़ी रास्ते पर खड़ा देखते हैं, जहां वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। उसके कुछ साथी पहाड़ की रखवाली कर रहे रोमन सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। इसमें आसुर को कंधे पर एक तीर लग जाता है। स्पार्टकस उस मिस्र के योद्धा को मारने ही वाला था कि तभी उन्हें कई रोमन सैनिक अपनी ओर आते दिखे। वो वापस पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक ने स्पार्टकस पर कुल्हाड़ी फेंक दी, लेकिन वो बच जाता है और मीरा को वो कुल्हाड़ी लग जाती है। स्पार्टकस मीरा को लेकर पहाड़ी पर आ गया, जहाँ नेविया उसे बताती है कि वो मर चुकी है। स्पार्टकस को यहाँ पर काफी दुख होता है, क्योंकि उसी के लिए मीरा ने अपनी जान दे दी थी। स्पार्टकस अपना गुस्सा अपने एक साथी पर निकालता है, जिसने सबसे पहले नीचे जाकर हमला किया था, लेकिन उसका साथी बताता है कि मीरा एक योद्धा की तरह मरी है, वरना आने वाले दिनों में उनकी तरह भूख और प्यास की वजह से मर जाती। जाहिर है माउंटेन पर उनके खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं थी, वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उधर रोमन सैनिक एक जर्मन विद्रोही को पकड़कर ग्लेबर के पास ले आया। ग्लेबर उससे स्पार्टकस के आगे के प्लान के बारे में जानना चाहता था, लेकिन वो जर्मन अपनी भाषा में उसे गाली देता है। जर्मन की भाषा ग्लेबर को समझ नहीं आई, इसीलिए उसे मार डालता है। इस बीच लुक्रेशिया और इलीथिया माउंट वेसुवियस की तरफ जा रही हैं। स्पार्टकस की मौत के बाद इलीथिया लुक्रेशिया को अपने साथ रोम ले जाना चाहती है, लेकिन लुक्रेशिया उसे बताती है कि ग्लेबर ने उसे और उसके मरे हुए पति का लूडस आसुर को सौंपने का वादा किया है, लेकिन लुक्रेशिया ऐसा नहीं होने देगी। इलीथिया लुक्रेशिया का हर हाल में साथ देने का वादा करती है। जिसके बाद इलीथिया को हम ग्लेबर के पास देखते हैं, जहां इलीथिया ग्लेबर को बताती है कि आसुर उसे मारने के लिए सेपिया के साथ काम कर रहा था। वो ग्लेबर को आसुर से छुटकारा पाने के लिए उकसाती है। ग्लेबर मान भी जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि बदले में इलीथिया को लुक्रेशिया की हत्या करनी होगी, क्योंकि अब वो उनके किसी काम की नहीं है और इलीथिया का ये काम उसका विश्वास जीत लेगा। उधर लुक्रेशिया आसुर को रंगीन सपने दिखाकर पागल बना रही थी। ग्लेबर आसुर के पास आया और उसे वही बाजूबंद दिखाकर पूछता है कि क्या वो सेपिया के साथ मिला हुआ था।
आसुर कहता है कि उसने सेपिया से कभी कोई बात या मुलाकात नहीं की, लेकिन ग्लैबर उस पर यकीन नहीं करता। ये जानकर कि अब ग्लैबर को उस पर विश्वास नहीं रहा, वो अपने साथियों के साथ वहां से जाना चाहता था, लेकिन ग्लैबर ने आसुर के सैनिकों को अपनी तरफ करने के लिए जमीन और जायदाद का लालच दिया। इस तरह आसुर के आदमी खुद उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ग्लैबर आसुर को आखिरी मौका देते हुए उसे एक आत्मघाती मिशन पर भेज देता है, जहां वो स्पार्टकस के साथियों को बताता है कि ग्लैबर चाहता है कि वो सब सरेंडर कर दें, उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन स्पार्टकस को मार दिया जाएगा और उन्हें वापस से रोमन्स की गुलामी करनी होगी। लेकिन उनमें से कोई भी सरेंडर करने के लिए राजी नहीं होता। ये सुन आसुर वहां से जाने लगा, लेकिन क्राइसिस उसका कटा हुआ सर ग्लैबर के पास भेजना चाहता है, पर नेविया, जिसके साथ आसुर ने काफी गलत किया था, खुद उसे मार कर अपना बदला लेना चाहती है। क्राइसिस उसे आसुर के साथ लड़ने की परमिशन दे देता है। अब जब लड़ाई शुरू हुई, आसुर नेविया पर भारी पड़ता है। क्राइसिस उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नेविया उसे रोक देती है। आसुर ने उसे जख्मी करने के बाद उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और फिर नेविया के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा। ये सुन नेविया गुस्से में उसका औजार काट देती है और अंत में उसका गला काट कर उसे नर्क में पहुंचा देती है, जिसके बाद स्पार्टकस रोमन शिविर पर घात लगाने की योजना बनाता है। वहीं ग्लैबर के पास आसुर का कटा हुआ सिर जवाब के रूप में पहुंच चुका था। अब ग्लैबर भोर की पहली किरण के साथ माउंट वेसुवियस पर हमला करने का आदेश देता है। वहीं आसुर की मौत से लुक्रेशिया को काफी राहत महसूस हुई। इसके लिए वो इलिथिया को शुक्रिया कहती है, लेकिन इलिथिया, जिसे ग्लैबर ने लुक्रेशिया को मारने का काम सौंपा था, वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, इलिथिया का वाटर ब्रेक हो गया, मतलब डिलीवरी का टाइम आ चुका था। लुक्रेशिया इलिथिया को उसके बच्चे को जन्म देने में मदद करने का नाटक करती है। दूसरी तरफ स्पार्टकस के लोग टहनियों की मदद से रस्सी बना रहे हैं, जो उनके प्लान का एक हिस्सा है। रस्सी की मदद से क्राइसिस, स्पार्टकस, एक्रोन और गैनिकस नीचे आने लगे और नीचे पहरा दे रहे रोमन सैनिकों को मार डालते हैं। उधर ग्लैबर स्पार्टकस को मार कर वापस रोम जाने के सपने देख रहा है। वेरोनियस की मौत के बाद सीनेट का उसे अच्छी पोजीशन देना तय था। वो इलिथिया और अपने बच्चे के साथ खूबसूरत भविष्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन तभी स्पार्टकस और उसके साथी उनके कैंप पर आग के गोले फेंकने लगे। पहाड़ पर मौजूद लोगों को सिग्नल मिल गया था। इस गोलाबारी में ज्यादातर रोमन सैनिक मारे जाते हैं। ग्लैबर बची हुई सेना के साथ स्पार्टकस का सामना करने आ गया, लेकिन पीछे से स्पार्टकस के लोग उन्हें घेर लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्लैबर अपनी सेना को मरते देख सभी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। ओइनोमोस और गैनिकस मिस्र के योद्धा से लड़ते हैं। गैनिकस उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन ओइनोमोस गंभीर रूप से घायल हो गया था और गैनिकस की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। स्पार्टकस और बाकी साथी लूडस में घुस आते हैं। उधर इलिथिया की दासों को मारने के बाद लुक्रेशिया इलिथिया के नवजात बेटे को उसके गर्भ से काटकर बच्चे को गोद में लेकर लूडस की चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसने अपने पति और अपने नए बेटे के साथ पुनर्जन्म के इरादे से आत्महत्या की थी। इलिथिया ने उसके पति के लूडस में इस बच्चे को जन्म दिया था, तो लुक्रेशिया उसे अपना और अपने पति का बच्चा मानती थी। इलिथिया ये सब देखकर बेहोश हो गई और सदमे और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मर जाती है। वहीं सभी रोमन सैनिकों को मारने के बाद स्पार्टकस फाइनली ग्लैबर को पकड़ लेता है। घायल ग्लैबर कहता है कि उसकी मौत के बाद रोम स्पार्टकस को मारने के लिए महान योद्धाओं को भेजेगा। ये सुनकर स्पार्टकस कहता है कि फिलहाल आज वो दिन नहीं है, और फिर वो ग्लैबर के मुंह में तलवार घुसाकर अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लेता है और अंत में वो और उसके सभी साथी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। और इसी के साथ यहीं पर सीजन 2 का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।